सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है भौतिक परिवर्तनों के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन का अर्थ है अवस्था परिवर्तन से। जैसे मान लो कि कोई ठोस द्रव में बदल रहा है या फिर द्रव गैस में बदल रहा है, तो इस दौरान एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में आज अपने जानते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गलन की एंट्रोपी। गलन की एंट्रोपी, गलन की एंट्रोपी का अर्थ है कि कोई भी मान लो ठोस है, वो द्रव में बदल रहा है। कोई भी सॉलिड है, वो लिक्विड में बदल रहा है। हम जानते हैं कोई भी ठोस लिक्विड में बदलता है तो वो बिंदु क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक बिंदु होता है। तो गलनांक बिंदु पर कोई भी ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, जिसे अपने टीएफ कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस निकालना हो तो डेल्टा एस होती है वो डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है। और डेल्टा एस अपने यहाँ पर गलन की एंट्रोपी निकालना चाह रही हैं, तो गलन की एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा एच गलन अपॉन टी एफ। डेल्टा एच गलन क्या है, डेल्टा एच गलन है ये गलन की गुप्त ऊष्मा है, या गलन की ऊष्मा कह सकते हैं इसे। गलन की ऊष्मा का अर्थ क्या है कि कोई भी ठोस है, वो गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलता है, उस दौरान कितनी ऊष्मा उसको देनी पड़ती है, वो क्या होती है, गलन की ऊष्मा होती है। और किस ताप पर वह ठोस द्रव में बदल रहा है, वो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे अपने, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग का अर्थ है गलनांक बिंदु है, यानी कि जिस ताप पर कोई भी द्रव है वो गल रहा है, उसे जिस ताप पर कोई भी ठोस है वो द्रव में बदल रहा है, उस बिंदु को गलनांक बिंदु कहा जाता है। और गलन की ऊष्मा का अर्थ क्या है, जैसे मान लो एक मोल कोई ठोस है, ठोस का मान लो जैसे बर्फ ही है, एक मोल ये मान लो बर्फ है, एक मोल बर्फ का मतलब 18 ग्राम बर्फ है, आइस है। एक मोल ठोस गलनांक बिंदु यानी कि टीएफ होता है ये, इसके लिए 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी बर्फ होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इस दौरान जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है वो क्या कहेंगे, डेल्टा एच गलन कहेंगे, या अपने कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। इसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग या मेल्टिंग कह दें, यानी कि गलन हो रहा है तो गलन की ऊष्मा। और ये गलन की जो ऊष्मा होती है उसका मान होता है वो डेल्टा एच गलन का मान होता है वो होता है 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए, यानी कि 1 किलोग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए गलनांक बिंदु पर कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, 80 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ये यानी कि ये गलन की ऊष्मा है। गलन की ऊष्मा में टेम्परेचर ऑफ गलन है, यानी कि गलनांक बिंदु का भाग दे दिया जाए तो जो भी ऊष्मा आती है उसे कहा जाता है, जो भी आता है उसको डेल्टा एस कहा जाता है। किसके लिए, गलन की एंट्रोपी आ जाएगी। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं गलन की एंट्रोपी के बाद में वाष्पीकरण की एंट्रोपी। गलन की एंट्रोपी के बाद में अगला टॉपिक अपना होगा
वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की एंट्रोपी यानी कि एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पन की एंट्रोपी। जैसे मान लो कोई भी द्रव है या लिक्विड है, वो क्वथनांक बिंदु पर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर, गलनांक की जगह क्या आएगा, क्वथनांक बिंदु पर वो किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, यानी कि गैसीय फॉर्म में बदल रहा है। तो ये यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो TB आएगा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर गलन की जगह क्या आ जाएगा, वाष्पन आ जाएगा, यानी कि वाष्पन की ऊष्मा अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच वाष्पीकरण। तो डेल्टा एच वाष्पीकरण ज्ञात करना हो तो डेल्टा एच वाष्पन अपॉन TB क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वाला नहीं है अब की बार, गलनांक बिंदु नहीं है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग है, यानी कि ये इसे क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु कहेंगे, क्वथनांक बिंदु TB। तो TB का गणना इस प्रकार से की जा सकती है। और डेल्टा एच वाष्पन क्या है, डेल्टा एच वाष्पन है ये वाष्पन की ऊष्मा है, वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं ये अपने, ये वाष्पन की ऊष्मा है। यानी कि डेल्टा एच वाष्पन का मतलब क्या है कि 1 मोल, यहीं समझाता हूं मैं, 1 मोल जैसे कोई भी द्रव है, 1 मोल द्रव है, उसको पूरी को वाष्प में बदलना है। 1 मोल द्रव को, ये 1 मोल लिक्विड है, इसको बदलना है आपको पूरा गैसीय स्टेज में। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इसका भी टेम्परेचर TB है और इसका भी टेम्परेचर क्या है, TB है। टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन इसको कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाकर ये, इसको ऊष्मा देंगे तब जाकर ये क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। तो कितनी ऊष्मा देनी पड़ रही है, 1 मोल द्रव को, एक मोल द्रव को पूरा वाष्प में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा देनी पड़ती है उसे कहा जाता है वाष्पीकरण की ऊष्मा। यानी कि अपने हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे इसे वाष्पन की ऊष्मा, यानी कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। यानी कि 1 मोल को अपने कुछ ऊष्मा दी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी, तब क्या हुआ, ये गैसीय स्टेज में बदल गया। तो इसे क्या कहेंगे, तो जितनी भी ऊष्मा देनी पड़ी है वो वाष्पन की ऊष्मा है। तो वाष्पन की एंट्रोपी ज्ञात करनी हो तो कितनी ऊष्मा देनी पड़ी और किस ताप पर दिया, यहाँ पर गलनांक बिंदु पर ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे मान लो 1 मोल द्रव है, 1 मोल द्रव है यानी कि 18 ग्राम जल है। मान लो जल की बात करें तो 1 मोल जल है, इसका मतलब 18 ग्राम जल है। तो यहाँ पर क्वथनांक बिंदु कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 373.15 केल्विन होगा। ये टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग 373.15 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये किस में बदल जाएगा, मान लो वाष्प में बदल गया। इस दौरान यहाँ पर कितनी ऊष्मा देनी पड़ी है उससे ही क्या कहेंगे, डेल्टा एच लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, यानी कि वाष्पन की ऊष्मा कहेंगे। यानी कि वाष्पन की ऊष्मा होती है, उसका मान होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 336 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। 336 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, लगभग ये 2260 है, 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। यानी कि 1 किलोग्राम जल को पूरा वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, वो वाष्पीकरण की ऊष्मा होगी। सामान्यतः आजकल मोल में दिया जाता है कि 1 मोल द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी उसे वाष्पीकरण की ऊष्मा कहा जाता है। लेकिन
डाटा है वो किलोग्राम में भी दिए जाते हैं कि 1 किलोग्राम जल को वाष्प में बदलना है तो कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो वो मात्रक से अपने को देखना पड़ेगा कि इसकी यूनिट क्या है। इसके बाद में एक ट्राउटन नाम का वैज्ञानिक था। ट्राउटन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि अधिकांश दरों के वाष्पीकरण की एंथैल्पी होती है, अधिकांश दरों के वाष्पीकरण की जो एंट्रोपी होती है डेल्टा एच वाष्पीकरण, वो 88 से 90 होती है। तो अधिकांश दरों के वाष्पीकरण की जो एंट्रोपी होती है वो 88 से 90 होती है और इसका मात्रक जूल केल्विन प्रति मोल होता है। तो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। इसे ट्राउटन का नियम कहा जाता है। तो ट्राउटन ने क्या बात बताई कि अधिकांश वाष्पशील दरों के वाष्पीकरण की एंट्रोपी होती है वो 88 से 90 के बीच आती है। इसे ट्राउटन का या ट्राउटज का नियम कहा जाता है। तो ट्राउटज का नियम क्या था कि अधिकांश दरों के वाष्पीकरण की एंट्रोपी होती है वो डेल्टा एच वाष्पन अपॉन टीबी होती है। अपने तो ये सूत्र जानते हैं, लेकिन ट्राउटज ने ये कई दरों की ज्ञात कर देखी, सभी दरों की 88 से 90 आ रही थी, या तो 88 आ रही है या 89 आ रही है या 90, मुख्य रूप से 88 वाला डाटा। तो इस नियम को क्या कहा जाता है? ट्राउटज का नियम कहा जाता है। तो अधिकांश दरों के वाष्पीकरण की एंट्रोपी का मान 88 से 90 आता है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो इसे ट्राउटन का नियम कहा जाता है। ट्राउटन, इसे ट्राउटन्स का नियम कहा जाता है। ट्राउटन, इसे ट्राउटन का नियम कहा जाता है। ट्राउटन 88 से 90 वाला कि वाष्पीकरण की एंट्रोपी है वो कितनी? 88 से 90। तो इसे क्या कहा जाता है? ट्राउटन्स का नियम कहा जाता है। तो ध्यान देना कि ये जल के लिए ये बात जल के लिए है। तो डेल्टा एच गलन होती है वो तो होती है 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो यहां से टाओगे तो यहां से भी ऐसे भी कह सकते हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये तो गलन की ऊष्मा होती है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये लेटेंट हीट है और यही डेल्टा एच वाष्पीकरण वाली ज़्यादा होती है। वाष्पीकरण वाली कितनी होती है? 536 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। कई जगह 540 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादातर जगह 536 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो ये लगभग 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। तो ये तो थी भौतिक परिवर्तनों में एंट्रोपी में कैसे परिवर्तन होता है। सीधा ही आपको डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बटे टी ये की सूत्र याद रखना था।